हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज का एपिसोड में हम फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 1 एंड पोएम नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेजेंड्स, हमारे फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस दोनों बहुत ही छोटी पोएम्स हैं एंड इनका जो पोइट है वो एक ही बंदा है, मिलिए इनसे। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये इन दोनों पोएम्स के पोइट है। सो इतनी सारी सिमिलैरिटीज है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों पोएम्स को एक ही वीडियो में इनका खात्मा कर दिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो। अपने जो पोइट साहब हैं उन्होंने 8 लाइनों में इस पोएम को ख़त्म कर दिया है, बट बैकग्राउंड अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। सो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। इमेजिन करो, अपने जो पोइट साहब है वो एक दिन घर के बाहर निकले, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था एंड इन्होंने देखा कि पास में एक हेमलॉक का ट्री पड़ा। ठीक है, नाम याद रखना, हेमलॉक का ट्री। ये यहाँ पर बैठे एंड थोड़ी देर सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करने लगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, जिनसे इन जनाब को थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया, बेचारे एनजाइटी से के मारे बैठ गए एंड ओवर थिंकिंग करते गए एंड दिन का बहुत सारा पार्ट ये वेस्ट कर चुके थे। तभी आए क्रू, एक कौवा आया, पेड़ की डाल के ऊपर बैठा। तभी वहाँ से जो जितनी भी स्नो थी ना डस्ट के फॉर्म में, वो उसके नीचे गिर गई, अपने पॉइंट के नीचे। एंड अपने पॉइंट को होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी देर से मैं लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ थैंक्स टू दिस हेमलॉक ट्री एंड थैंक्स टू दिस क्रो, जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ का जितना थोड़ा ये टाइम वेस्ट हो चुका वो तो कोई नहीं, आगे का पार्ट मैं यूटिलाइज कर सकूंगा। सो ये है इस पोएम की ओवरऑल स्टोरी। अब हम बात करते हैं एक एक लाइन से इसको समझते हैं। मिस्टर पोइट लिखते हैं द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, जितना मैंने बोला है वही ये सब है। यानी कि कौवा आया, हेमलॉक के ट्री के ऊपर सुक किया, यानी कि उसको थोड़ा हिलाया एंड डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिर गई। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में ये क्या बोलता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यानी कि जैसे इस पर स्नो गिरी तभी इसके जो ओवर थिंकिंग माइंड था, डिप्रेस्ड माइंड हो चुका था, वो सब चेंज हो गए एंड इसको जॉय मिल गई, खुशी मिल गई। इतने छोटे से मोमेंट, इतने छोटे से इंसिडेंट जिसमें क्रो आया एंड ये सब करके चला गया, इतने से इसका पूरा माइंड चेंज हो गया। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रोइड। यानी कि वो कहता है कि मैं इधर ही बैठा रहता तो फिर इतना सोचता रहता एंड मेरी लाइफ और भी वेस्ट होते रहते, मेरे दिन वेस्ट हो जाता, बट थैंक्स टू दिस क्रो, थैंक्स टू दिस हेमलॉक ट्री। सो इसी के साथ ये पोएम ओवर होती है। अब राइमिंग स्कीम, तुम्हें पता है राइमिंग स्कीम क्या होती है? नहीं पता तो कोई नहीं। जो अपनी पोएम होती है ना, उनका जो लास्ट वर्ड होता है ना एक पर्टिकुलर लाइन का, एंड सारे पैराग्राफ की जो एंड लाइन का वर्ड होता है, उन्हें हम देखते हैं। कोई राइम मिल रहा है तो फिर उन्हें लिखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में क्रो एंड स्नो दोनों सिमिलर लग रहे ना, एक साइड में रखो। ट्री एंड मी दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, एक साथ रखो। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ए बी। पहले पैराग्राफ की जो राइमिंग स्कीम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। दूसरे पैराग्राफ की तुम देखो, हार्ट एंड पार्ट दोनों लगभग सेम ही है ना, एंड रूड एंड मूड दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। सो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, सी डी सी डी। ओवरऑल पोएम की बात करें तो वो होगा ए बी सी डी। ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो एक्चुअली है क्या, यानी कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर द पॉइंट द डस्ट ऑफ स्नो एक्ट एज लाइट ऑफ होप। यानी कि उम्मीद की किरण के लिए उसकी तरफ ये आई एंड उसको डिप्रेस्ड से जॉयफुल लाइफ की तरफ लेके चलेगी। यानी कि उम्मीद की किरण ही तो थी ना ये डस्ट ऑफ स्नो। एंड पॉइंट क्या कहता है कि उसका मूड कैसे चेंज हुआ, जैसे ही क्रू आया डस्ट ऑफ स्नो उसके नीचे गिरी एंड तभी तो उसका मूड चेंज हुआ ना। यानी कि वो ओवरऑल क्या करे, थैंक यू ही तो कह रहा है इन लोगों को। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़े पार्ट्स में, इसका ओवरऑल मतलब क्या है, नेचर के रिलेटेड। सबसे पहले पूछता है कि यहाँ पर जो क्रो है उसको क्रो को ही यूज़ क्यों किया, बाकी बर्ड्स को क्यों यूज़ नहीं किया। ओवरऑल क्या है ना, ये जितने भी सोसाइटी के लोग हैं ना वो क्या करते हैं, क्रो हेमलॉक ट्री है ना, इन सबको बुरे नज़रिए से देखते हैं, यानी कि बुराई का प्रतीक मानते हैं। बट अपना जो पोइट साहब है वो कहता है कि नहीं, मैं इन अंधविश्वास में नहीं मानता, ये भी तो अच्छे हैं। सो उसने क्या किया, यहाँ पर इनको अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर दिया, बाकी बर्ड्स एंड ट्री को यूज़ नहीं किया। इसी से तुम्हारे 2 पार्ट्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड तीसरे पार्ट की बात करें तो पूछ रहा है कि भाई हेमलॉक ट्री एंड क्रो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को या फिर सौरों को। दुनियादारी की देखें तो फिर वो दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, बट अपने पोइट के हिसाब से ये खुशी का प्रतीक ही तो था ना, यानी कि जॉय। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपको कभी डिप्रेशन हुआ है, आप कभी होपलेस हुए क्या। मैं अपना बताऊं तो हाँ भाई, बहुत बार डिप्रेस्ड हो चुका हूँ
एंड पूछता है कि आपका मूड चेंज कैसे होता है। तो मूड चेंज की बात करें तो फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना रखी डिप्रेशन किलर नाम से। उसको जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ उसको सुनता हूँ, 2-3 दिन में मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है, बेसिकली तुम्हें समझाना कि डिप्रेस्ड क्यों होते हैं आजकल के बच्चे एंड कैसे उनको रिकवर कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू दिस पोएम। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम दूसरे पोएम की बात करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। फायर एंड आइस। आप लोगों ने एक बहुत सारे लोगों को कहते तो सुना होगा कि दुनिया कैसे तबाह होगी, आग से या फिर पानी से। तो उसी तरह से हमारे पोइट साहब भी लिखते हैं, बट यहाँ पर फायर एंड आइस का एक्चुअल मीनिंग से दूसरा मीनिंग होता है। दैट मीन्स फायर का मतलब क्या है, यहाँ पर बर्निंग डिज़ायर टू अचीव समथिंग। डिज़ायर लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप अगर कोई भी रास्ता अपनाते हो तो यही है आपका बर्निंग डिज़ायर। एंड आइस की बात करें तो फिर आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड यानी कि नफरत को। काइंड ऑफ जलन भी समझ सकते हो, बट बेस्ट वर्ड होगा हेट्रेड फॉर आइस एंड फायर के लिए डिज़ायर। चलो पोएम को हम पढ़ते। पोएम से पोइट क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से जलेगी मतलब तबाह होगी, एंड कुछ लोग कहते हैं आइस से दुनिया तबाह होगी। बट पोइट क्या कहता है कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मेरा टेस्ट है, उससे मैं कहता हूँ कि आग सबसे बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसने भी वो बर्निंग डिज़ायर में भी एक्सपीरियंस किया होगा, तभी वो ऐसा कह रहा है। एंड कहता है कि अगर दुनिया को 2 बार तबाह होना, या पेरिस यानी कि डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर 2 बार तबाह होना तो फिर आइस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पोइट कहता है कि नफ़रत, उसके बारे में भी मैं अच्छा खासा तो जानता हूँ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दुनिया को तबाह करने का। ओवरऑल ये बताता कि नफ़रत, ये डिज़ायर, ये आग और पानी से कम नहीं है जो कि दुनिया को तबाह करेंगे। वेल, यही थी इस पोएम की जो मेन समरी थी, सेंट्रल आइडिया। इसी से तुम क्वेश्चन आंसर्स को टैकल कर सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इन दोनों में और आएगा, आई गेस इन दोनों में और आना चाहिए कि या तो इसका आंसर कंप्लीट करो या फिर इसका करो, ठीक है। एंड राइमिंग स्कीम की बात करें तो फिर देखो, फायर फायर डिज़ायर सेम साउंड कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा इसमें, ए बी ए ये होगा पहले पैराग्राफ का। दूसरे पैराग्राफ को देखें तो ट्वाइस आइस सफाइस सेम साउंड कर रहे हैं ना, इसको हम क्या लिखेंगे, सी। हेट एंड ग्रेट सेम साउंड कर रहे हैं ना, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, बी। सो ओवरऑल पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम देखी जाए तो फिर वो कुछ इस तरीके से होगी, ए बी ए ए बी सी बी सी बी। ठीक है, ये होगी आपकी पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मेरे को बिल्कुल भी ढंग के नहीं लगे, कुछ भी इनमें दम नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। ये यहाँ पर पूछ रहा कि क्या दुनिया सच में तबाह होगी, सूरज अगर बहुत गर्म हो गया तो सूरज ठंडा हो गया, तो एंड सी फालतू चीज़ें। क्योंकि अपन का मेन जो टॉपिक है वो है बर्निंग डिज़ायर एंड हेट्रेड, इसका इतना मतलब नहीं होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछ रहे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। तो फिर फायर के लिए तुम यहाँ पर डिज़ायर तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ग्रीड भी उसके जैसा ही कुछ वर्ड है। आखिर लालच से ही तो आपके लिए डिज़ायर बनते हैं ना, तो फिर ग्रीड को तुम सिलेक्ट कर सकते हो फॉर फायर, एंड हेट्रेड तो हमें मिल चुका है फॉर आइस। अब तीसरा क्वेश्चन राइमिंग स्कीम की बात कर रहे हैं, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अब ये दोनों पोएम्स ख़त्म हो चुकी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना तो फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछेगा। अगर आपको अच्छी लगी तो भी बताइएगा, बुरी लगी तो भी बताइएगा। सो इसी के साथ ये पोएम ओवर होती है। गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगला एपिसोड में। जय हिंद, गुड बाय लेजेंड्स।